नमस्कार। मैं डॉक्टर संध्या नलगुंडवार, सहायक प्राध्यापक हिंदी, शासकीय छत्तीसगढ़ महाविद्यालय रायपुर से। मैं एमए चतुर्थ सेमेस्टर पंचम प्रश्न पत्र व्यावहारिक समीक्षा, जो काव्य शास्त्र एवं साहित्यालोचन विषय के अंतर्गत आता है, उस पर अपना व्याख्यान प्रस्तुत कर रही हूँ। उसमें आपके कोर्स में दिया गया है कि व्यावहारिक समीक्षा कोष्टक में है दिए गए काव्यांश की स्वविवेक से व्याख्या और उसकी प्रक्रिया और पद्धति। तो सबसे पहले समीक्षा क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। समीक्षा, आलोचना, समालोचना, ये तीनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। प्रायः छात्र छात्राएं कंफ्यूज होते हैं। अगर समीक्षा के बदले आलोचना पूछ दिया जाए या समालोचना पूछ दिया जाए, पाठ्यक्रम में समीक्षा दिया हुआ है, तो वो लोग दुविधा में पड़ जाते हैं कि ये क्या है। तो ये जानना सबसे पहले जरूरी है कि समीक्षा, आलोचना और समालोचना ये तीनों एक ही अर्थ के वाचक हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि आलोचना क्या होती है। आलोचना मानव की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। जब भी वो किसी वस्तु या कृति को देखता है तो उसमें जिज्ञासा बढ़ती है, जिज्ञासा जागती है और वो उसके गुण दोषों को परखना चाहता है। तो ये जो गुण दोषों को परखने का जो उसका स्वभाव है, इसी में आलोचना का बीज छुपा हुआ है। आलोचना शब्द लोच धातु से बना है। लोच का अर्थ होता है देखना, लेकिन ये देखना कोई सामान्य देखना नहीं है, बल्कि सम्यक रूप से देखना, चारों ओर से निरीक्षण परीक्षण करना, उसको कहते हैं आलोचना। अब इस आलोचना के दो पक्ष होते हैं। पहला पक्ष होता है कि किसी भी कवि या कलाकार की कृति की व्याख्या करना, और दूसरा पक्ष होता है इसका कि उस कृति का मूल्य एवं महत्व प्रतिस्थापित करना। तो अब इसके लिए क्या है कि जो आलोचक है, समीक्षक है या समालोचक है, उसमें तीन गुणों का होना बहुत जरूरी है, जिसमें से सबसे पहला गुण होता है सहृदयता या उदारता। क्योंकि जब तक समीक्षक सहृदय नहीं होगा, तब तक वह उस कृति के सौंदर्य को, भाव तत्व को सही अर्थों में ग्रहण नहीं कर पाएगा और उदारता पूर्वक उसके विषय में सोच ही नहीं पाएगा। रसिक और सहृदय व्यक्ति ही किसी रचना का आनंद उठा सकता है। दूसरा आलोचक का या समीक्षक का गुण है विषय से संबंधित ज्ञान। जिस कृति की हम समीक्षा कर रहे हैं या जिस कृति की हम आलोचना कर रहे हैं, तो उस विषय से संबंधित ज्ञान का होना बहुत जरूरी है। अगर हमें उसका ज्ञान नहीं है या उस कृति से संबद्ध जो अन्य विषय हैं, उनका भी ज्ञान हमको होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं है तो हम अच्छे से समीक्षा नहीं कर पाएंगे। इसी तरह आलोचक का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण गुण जो है, वो है उसका निष्पक्ष होना, निष्पक्षता या तटस्थता। यानी किसी भी रचना का जब हम मूल्यांकन करते हैं तो उस समय हमें निष्पक्ष या तटस्थ होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि हमारा प्रिय कवि है तो हम अनावश्यक उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, और अगर वो कवि हमारा प्रिय नहीं है तो हम उसकी अनापेक्षित निंदा कर रहे हैं। तो इन दोनों से बचना है ना? तो निष्पक्ष होकर के हमको समीक्षा करनी है। अब ये जो आलोचना या समीक्षा है, इसकी प्रवृत्ति के दो प्रकार हैं। एक तो है सैद्धांतिक आलोचना, जो कि काव्य शास्त्र के नियम और मानदंडों को लेकर चलती है, और दूसरी है व्यावहारिक समीक्षा। आजकल रीतिकाल के पहले तक के सैद्धांतिक समीक्षा जो है उसे महत्व था, लेकिन रीतिकाल के बाद जब से हिंदी
आचार्य हुए हैं तब से हम देखते हैं कि धीरे धीरे व्यावहारिक समीक्षा जो है वो ज्यादा प्रचलन में आ गई और आधुनिक काल से तो बहुत ही अधिक प्रचलित हो गई। तो ये व्यावहारिक समीक्षा के अंतर्गत आप लोगों ने आलोचना की तीसरी इकाई जो है आपकी, या आलोचना की प्रवृत्तियां जो है, उसके अंतर्गत आपने कई प्रकार की आलोचनाएं पढ़ी है ना। ऐतिहासिक आलोचना, तुलनात्मक आलोचना, ये सारी आलोचनाएं जो है, सौंदर्य शास्त्रीय आलोचना, मनोवैज्ञानिक आलोचना, ये सारी आलोचनाएं जो है आपकी व्यावहारिक समीक्षा या व्यावहारिक आलोचना के ही अंतर्गत आती हैं। तो अब हम आते हैं व्यावहारिक समीक्षा पर, है ना। व्यावहारिक समीक्षा जो है वो किसी भी सिद्धांत पर आधारित नहीं होती। इसमें समीक्षक जो है वो किसी भी कवि या रचनाकार की जो कृति है उसके हर सौंदर्य पक्ष को उद्घाटित करता चलता है, उसके भाव तत्व को समझता है और उसके सौंदर्य को इस प्रकार उद्घाटित करता है कि वो सामान्य पाठक या दर्शक जो है उसके लिए अनुभूति जन्य बन जाती है। आप लोगों ने कला के 3 क्षण मुक्ति बोध के पढ़े हैं ना, तो उसमें आपने पढ़ा है कि कोई भी रचनाकार जब रचना करता है तो सबसे पहले वो अपनी अनुभूति, जो उसने अनुभव किया, उस अनुभूति को प्राधान्य करता है, फिर उस अनुभूति को वो अभिव्यक्त करता है और तीसरा क्षण होता है फिर उसके आत्म प्रकाशन का स्तर, है ना। तो कला के ये 3 क्षण जो है इससे हर कवि गुजरता है। तो जो समीक्षक व्यावहारिक समीक्षा कर रहा है वो इसी सौंदर्य पक्ष को उद्घाटित करके उसको समझ करके करेगा। आप लोगों के व्यावहारिक समीक्षा में दिया गया है ना कि दिए गए काव्यांश की स्व विवेक से व्याख्या। तो ये जो व्याख्या है ये भी व्यावहारिक समीक्षा की ही एक पद्धति है और इसकी विशेषता क्या होती है कि जो समीक्षक है वो कवि की अंतरात्मा में प्रवेश करके, कवि के हृदय में प्रवेश करके क्या करता है, उसने जिन भावों को अपनी रचना में उद्घाटित किया है उसको समझता है, उसकी पूरी रचना प्रक्रिया को समझता है, क्या उसका उद्देश्य है उसको समझता है और तब फिर उसकी व्याख्या करता है। तो जब हम किसी भी दिए गए काव्यांश की जब हम स्व विवेक से व्याख्या करेंगे तो उस समय हमारे सामने कुछ कठिनाइयां आती हैं, जिसमें से सबसे पहली कठिनाई होती है कि कविता के वास्तविक भाव को ग्रहण न कर पाना। ये कब होगा, जब समीक्षक सहृदय नहीं होगा या अरसिक होगा, तो वो उस रचना का स्वयं भी आनंद नहीं उठा पाएगा। अब जब स्वयं ही आनंद नहीं उठा पाएगा तो फिर वो किस तरह से उसके सौंदर्य पक्ष को उद्घाटित कर सकता है। दूसरी कठिनाई आती है कि कविता के ऐन्द्रिय भाव जो है उसको न समझ पाना। हर कविता का अपना ऐन्द्रिय भाव होता है, उस ऐन्द्रिय भाव तक पहुंचना भी समीक्षक के लिए बहुत आवश्यक है। तीसरी जो कठिनाई आती है वो है भावुकता का अभाव। कभी कभी कवि जो है उसने जो कुछ लिखा है तो समीक्षक उसके भाव तत्व तक नहीं पहुंच पाता, क्योंकि वो भावुक नहीं होता, कल्पनाशील नहीं होता। तो ये कठिनाई भी आती। और चौथी कठिनाई है कि जो समीक्षक है उसकी स्वयं की अपनी भाषा और शैली जो है वो अच्छी ना हो, है ना, स्पष्ट शैली ना हो, अपनी बात को रोचक ढंग से व्यक्त न कर पा रहा हो, सही अर्थों में उसका अर्थ न समझा पा रहा हो। तो ये सारी कठिनाइयां जो हैं वो व्यावहारिक समीक्षा करते समय हमारे समक्ष आती हैं। अब हम देखेंगे कि व्यावहारिक समीक्षा करते समय विशेषकर दिए गए काव्यांश की स्व विवेक से व्याख्या, जो आपको काव्यांश दिया जाएगा तो उसकी जब आप व्याख्या करोगे तो आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ध्यान देने योग्य प्रमुख बिंदु, जिसमें सबसे पहला बिंदु है रचना का कथ्य, भाव तत्व एवं काव्य तत्व। रचना का कथ्य, कवि अपनी रचना के माध्यम से क्या कहना चाहता है ये जानना बहुत जरूरी है और किस प्रकार के भावों से
उसकी रचना भरी हुई है, तो उसके भाव तत्व को, उसके प्राण तत्व को पहचानना ये सबसे जरूरी है। दूसरा है रचनाकार का उद्देश्य। हर कवि या रचनाकार जब रचना करता है तो उसके पीछे उसका कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो उस उद्देश्य को भी हमको समझना होगा। तीसरा है रचना प्रक्रिया एवं रचना फल। रचना प्रक्रिया, उसने किन हालात में उस कृति को जन्म दिया, उस कृति की रचना की, तो कवि की अंतरात्मा में प्रवेश करके उसकी उस मनस्थिति को भी हमको समझना होगा। और रचना फलक, उसका रचना फलक कैसा है। चौथा है समग्र रचना प्रभाव अथवा अभिव्यंजना कौशल। कवि ने किन भावों की अभिव्यंजना की है और उसकी रचना का संपूर्ण प्रभाव क्या पड़ रहा है। पांचवा है समसामयिक परिवेश से उसका लगाव, कि जिस काल में वो रचना की गई, जिस काल में उस कृति को कवि ने जन्म दिया, तो उस समय का युगीन परिवेश उसमें किस प्रकार से अभिव्यक्त हुआ है। उन सब चीजों को, अब जो हम लोग देश काल वातावरण वगैरह पढ़ते हैं ना, उसी तरह से तो उन सबको भी हमको समझना जरूरी है। तो चलिए अब आते हैं हम व्यावहारिक समीक्षा। दिए गए काव्यांश की स्व विवेक से व्याख्या। मैंने विगत कई वर्ष के प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया, तो मैंने पाया है कि एक काव्यांश अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो मैंने सोचा कि उसी काव्यांश को लिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अभी कक्षाओं में पढ़ा पाना संभव नहीं हो रहा है, तो मैंने उसी पद को लिया है। सखी निरख नदी की धारा, ठलमल ठलमल अंचल अंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तरके, झर झर झरके, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। ये आप लोगों ने एमए प्रीवियस में साकेत महाकाव्य पढ़ा होगा, तो साकेत महाकाव्य से ये पद लिया गया है ना, जो मैथिली शरण गुप्त रचित है। अब आप लोग व्याख्या आपको करनी है, तो व्याख्या जो है आपको व्याख्या भी करनी है और समीक्षा भी करनी है ना। आप लोगों ने बीए फाइनल वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा कथन की शैलियां, तो कथन की शैलियों में आपने 3 प्रकार की शैलियां पढ़ी है ना, जिसमें से एक है व्याख्यात्मक शैली, दूसरी विवरणात्मक शैली और तीसरी मूल्यांकन परक शैली। तो आपको यहाँ पे व्याख्या परक शैली और मूल्यांकन परक शैली, इन दोनों का प्रयोग करना है ना, तभी आपकी ये व्यावहारिक समीक्षा कहलाएगी। तो एमए में आपने साकेत पढ़ा है, तो आप लोग कक्षा 9वीं से, क्या मैं सोचती हूँ कि 6वीं से ही आप लोग गद्यांश या पद्यांश की व्याख्या करते चले आ रहे हैं। तो आप लोग व्याख्या किस प्रकार से करते हैं। सबसे पहले संदर्भ लिखते हैं कि कहाँ से लिया गया है और कौन उसके कवि या लेखक हैं। फिर आप प्रसंग लिखते हैं कि किस प्रसंग में बात की जा रही है, तो आप पॉइंट्स डालते हैं, है ना, संदर्भ, प्रसंग, फिर व्याख्या, फिर विशेष, भाव साम्य, ये सब जो है। तो यहाँ पे हमको पॉइंट्स बस नहीं डालना है, बाकी उसी तरीके से करना है, उसका अर्थ स्पष्ट करते हुए, साथ ही कवि की मनस्थिति को महसूस करते हुए हमको जो है इसकी व्याख्या करनी है। तो आइए देखते हैं। सखी निरख नदी की धारा, ठलमल ठलमल चंचल, ठलमल ठलमल अंचल चंचल, झलमल झलमल तारा, निर्मल जल अंतस्थल भर के, उछल उछल कर छल छल करके, थल थल तरके, झर झर झरके, बिखराता है पारा, सखी निरख नदी की धारा। इसमें मैथिली शरण गुप्त रचित साकेत महाकाव्य से ये काव्यांश उद्धृत है। इसमें कवि ने उर्मिला की विरह जन्य पीड़ा को चित्रित करते हुए साथ ही ये बताने का प्रयास किया है कि विरहिणी उर्मिला राम जानकी के साथ उर्मिला के पति लक्ष्मण भी वन चले गए हैं,
तो सीता तो बन गई, लेकिन उसके साथ उसके पति श्री राम है। भरत और शत्रुघ्न के साथ भी उनकी पत्नियां हैं। केवल उर्मिला एकमात्र ऐसा पात्र है जिसके साथ उसके पति नहीं है। तो ये 14 वर्ष की लंबी अवधि जो समाप्त नहीं हो पा रही है, वियोगावस्था उसकी काटे नहीं कट रही है। तो ऐसी स्थिति में उर्मिला जो है वो किस प्रकार से क्षण भर के लिए अपने दुख को विस्मृत करने के लिए किस प्रकार प्राकृतिक उपादानों का आश्रय लेती है, इसको यहाँ गुप्त जी ने अभिव्यक्त किया कि उर्मिला अपनी सखी को नदी को देखने का आग्रह कर। कैसी नदी? ऐसी नदी जो बहुत चंचल है, छल छल करते उछल उछल करके उसका जल जो है वो प्रवाहित हो रहा है। तो उस नदी की चंचल जलधारा को देख करके उर्मिला अपने इन दुख को, विरहजन्य दुख को, विरहजन्य पीड़ा को कुछ क्षण के लिए विस्मृत करना चाहती है। तो अपनी सखी से कह रही है, सखी निरख नदी की धारा, कि हे सखी जरा इस चंचल नदी की धारा को तो देखो। ठलमल ठलमल चंचल अंचल झलमल झलमल तारा। यहाँ नदी को एक नायिका के रूप में मान रही है और कह रही है ये नदी रूपी नायिका, इसका आंचल कैसा है? चंचल है, हवा से इधर उधर हिल रहा है, झोंके खा रहा है, हिलोरे खा रहा है। झलमल झलमल तारा, और उसकी जलधारा में जो तारों का प्रतिबिंब पड़ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि नदी रूपी नायिका ने जो जलधारा रूपी वस्त्र धारण किए हैं उसमें ये जड़े हुए सितारे हों। निर्मल जल अंतस्थल भर के। अब नदी रूपी नायिका का आंचल जो है वो हवा से चंचल होकर इधर उधर लहरा रहा है, अपने स्थान पे स्थिर नहीं है, और उसके कारण जल में जो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है तारों का, वो भी इधर उधर झिलमिला रहा है। तो नदी को नायिका के रूप में माना है और जलधारा को उसका आंचल माना है। निर्मल जल अंतस्थल भर के। आगे उर्मिला अपने सखी से कह रही है कि इस नदी ने अपने मन के पवित्र भावों को, उदात्त भावों को अंतस्थल भर के अपने हृदय में धारण कर रखा है। उछल उछल कर छल छल करके, थल थल करके झर 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 के बिखराता है पारा। और इस नदी का जो जल है वो हवा से चंचल होकर, चट्टानों से टकराकर, उछल उछल कर और छल छल की, कल कल की ध्वनि करता हुआ और थल थल यानी पृथ्वी पर से गतिमान होता हुआ, बहता हुआ, प्रवाहित होता हुआ, झरझर करके, झरता हुआ बिखराता है पारा। नदी का ये चमकता हुआ जल, चंद्रमा के और चांदनी के प्रकाश से जो जल चमक रहा है, तो ये चमकता हुआ जल ऐसा लग रहा है मानो पृथ्वी पर पारा बिखरा हुआ। एक तरह से इसको अगर देखा जाए इस पूरे पद को, तो इसमें जो नायिका है उर्मिला, वो नदी को नायिका मान करके, जलधारा को उसका वस्त्र मान करके या साड़ी मान करके, उसका आंचल मान करके नदी के उन्मत्तता को अपनी सखी से देखने का आग्रह कर रही है। तो जो नदी की उन्मादिनी अवस्था है, उसी तरह की कुछ उन्मादिनी अवस्था स्वयं उर्मिला की भी है, क्योंकि वियोग की अवधि बहुत लंबी है, 14 वर्ष की लंबी अवधि। अब निरंतर लक्ष्मण जी के विरह में दुखी होकर, उदास होकर वो थक चुकी है और क्षण भर के लिए अपने दुख को विस्मृत करना चाहती है। तो जब वो प्राकृतिक उपादानों की ओर देखती है तो क्षण भर के लिए उसका मन बहल जाता है। तो इसीलिए वो उस नदी की धारा में खो करके अपने उस आनंद को, अपनी उस चंचलता को अपनी सखी के साथ बांटना चाहती है। साथ ही उसके स्वयं के भी हृदय में जो उन्मत्त भाव, जो उन्माद की सी अवस्था उसकी हो गई है, उसको भी नदी के बहाने से अपने सखी को वो समझाने का प्रयास कर रही है। अब ये तो हुई इसकी व्याख्या, फिर आप थोड़ी समीक्षा भी करोगे इसकी, तो बताओगे कि इसमें कवि साकेत की नायिका उर्मिला के विरह से अत्यंत दुखी है, क्योंकि 14 वर्ष की कभी न समाप्त होने वाली
अवधि उसके पीछे पड़ी हुई है और निरंतर रो रो करके, उदास हो करके वो थक चुकी है। तो कवि स्वयं भी चाहता है कि उर्मिला को उसकी इस विरहजन्य अवस्था से थोड़े समय के लिए मुक्ति दिलाई जाए। तो इसीलिए उसे प्राकृतिक उपादानों की तरफ वो उन्मुख करता है कि वो कुछ देर झरनों को देखे, पशु पक्षियों को देखे, प्रकृति को देखे और क्षण भर के लिए अपने मन को बहला ले। तो कवि की उर्मिला के प्रति ये जो सहानुभूति है वो इस पूरे काव्यांश में स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हुई। साथ ही भाषा जो है वो खड़ी बोली है, जो भावों को अपने साथ लेकर चलिए। भाषा उनकी भावों की अनुगामिनी है, प्रवाहपूर्ण शैली है, स्पष्ट रूप से सारे शब्द जो है अपना महत्व रखते हैं और रोचक भी बन पड़ा है ये पूरा पद। अगर आप देखेंगे तो ये पूरा काव्यांश जो है वो गाया जा सकने वाला है। उसमें एक गीतात्मकता है, एक लयात्मकता है, मुक्त छंद है ना, और उसके साथ ही पूरे इसमें माधुर्य गुण जो है वो हमको दिखाई देता है और कवि का अभिव्यंजना कौशल तो इसमें अद्वितीय है। फिर कुछ शब्द लिए कवि ने, जैसे ठलमल ठलमल, झलमल झलमल, छल छल, उछल उछल। तो ये जो शब्द हैं इनका प्रयोग उनकी रचना में बहुत ही सुंदर बन पड़ा है और इसमें गुप्त जी जो है उन्होंने मानो अपने भीतर की सारी उदारता उड़ेल करके रख दी है। हम अगर कवि के हृदय में झांक करके देखें तो उर्मिला के विरह से स्वयं कवि भी दुखी है और कवि स्वयं थोड़ी देर के लिए उसे उस दुख से मुक्ति दिलाना चाहता है। तो इसीलिए पूरे साकेत के 9 सर्ग में उर्मिला का विरह वर्णन है, लेकिन आप देखोगे कि बीच बीच में बहुत से ऐसे पद आए हैं जहां पर कि उर्मिला अपनी सखी से जो है वो इस तरह प्राकृतिक उपादानों का आश्रय लेकर के और अपने दुख को क्षण भर के लिए विस्मृत करती है। साथ ही कहते हैं ना कि जब व्यक्ति का हृदय आनंदित होता है तो उसे चारों ओर आनंद दिखाई देता है और स्वयं उसका हृदय दुखी है तो उसे चारों ओर दुख ही दुख दिखाई देता है। तो वो अन्य भी आपने साकेत में पढ़े हैं, है ना, मछली को देख करके और मकड़ी को देख करके भी उनकी स्वयं की अवस्था की तुलना स्वयं से करती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कवि ने उर्मिला को उस वियोग की जो लंबी अवधि है उससे कुछ क्षण की मुक्ति दिलाने का प्रयास जो है इस काव्यांश में किया है और इस तरह से कवि की ये रचना बहुत ही सुंदर बन पड़ी है और कवि अपने उद्देश्य में पूरी तरह से सफल दिखाई देते हैं। तो ये रही आपकी व्यावहारिक समीक्षा दिए गए काव्यांश की स्वविवेक से व्याख्या। आपको व्याख्यात्मक शैली और मूल्यांकन शैली दोनों का प्रयोग इसमें करना है और पॉइंट्स निकालने हैं आपको, है ना। आप केवल पैराग्राफ चेंज करते हुए इसको लिखते चलें। नमस्कार।